चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। कोरोना से लड़ने की डीआरटी सागर की एक नई पहल, स्मार्ट वायरस फाइटर सिस्टम, जिसकी मदद से आप बिना डिवाइस को टच किए अपने हाथों को सेफ्टी से सैनिटाइज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी साथियों का आपका स्वागत है बुंदेलखंडी अड्डा पर। और आज हमारे साथ हमारे लॉकडाउन सेगमेंट में मेहमान हैं शासकीय नमस्कार। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इंटरनेट की दुनिया में इनका यूट्यूब चैनल ग्रेट क्रैकर्स का काफी नाम है, जिस चैनल की मदद से काफी लोग लाभान्वित हुए, काफी स्टूडेंट्स को उनको गेट एग्जाम क्रैक करने में मदद मिली और इन्होंने बहुत दूर बैठकर भी उनकी मदद की और उनके भविष्य को कहीं ना कहीं संवारने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत की है आप लोगों ने और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बेस्ट विशेस के लिए। सर लॉकडाउन का जमाना है, काफी सारे लोग घरों में बंद हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी भी मैं ये तो नहीं कह सकता रुक गई है, लेकिन कहीं ना कहीं घर तक सीमित हो गई है। तो सर कैसा एक्सपीरियंस है 21 मार्च जनता कर्फ्यू से लेकर मई तक अभी तक का? देखिए सर, वैसे तो एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ का होता है। लेकिन ये समय ठीक तो नहीं है, हम सभी जानते हैं समय ठीक नहीं है। काफ़ी लोगों को बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये जो लड़ाई है ये हम सब लोगों को मिलके ही जीतना है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूरी बना के रखें। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि घर पे रहना है, घर पे ही रह रहे हैं, बच्चे के साथ रह रहे हैं और बाहर निकलने की मैं कोशिश ही नहीं करता हूँ। मिनिमम से मिनिमम, मतलब जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी मैं बाहर जाता हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलता हूँ। और बाकी मैक्सिमम टाइम पे, जैसा कि आपने बोला ही है यूट्यूब चैनल का, तो वो काम मैं करता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं यहाँ से असाइनमेंट देता रहता हूँ ऑनलाइन, और वीकली जाके, आज भी मेरी लाइव क्लास है 7 PM पे, तो उनके जो मेल्स आते हैं, जो क्वेश्चंस रहते हैं, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। हालांकि मैक्सिमम टाइम मेरा बच्चे के साथ में बीतता है। छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, तो मैक्सिमम टाइम उसके साथ में बीतता है। जी तो सर ओवरऑल कहीं अच्छा ना है। कहीं आपने ऐसा कहा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस बिल्कुल। लॉकडाउन ने बहुत लोगों को बहुत से मौके दिए और जैसा कि आपने कहा बहुत लोगों से बहुत कुछ छीना भी है। हम्म। कहीं कुछ आपकी भी जिंदगी एक कैलेंडर पर चलती हुई होती है एक एकेडमिशियन की, क्योंकि उसको हम्म। पता होता है कि सेमेस्टर शुरू होना है, एग्जाम्स होने हैं, देन अगला हम्म। सेमेस्टर का तैयारी करना है, एग्जाम्स कराने हैं, पढ़ाना है, साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है आपका। हम्म। इसमें कुछ ऐसी चीज थी जो कहीं छूट गई थी, कोई ऐसी हॉबी या शौक जो कहीं छूट गया था और इस लॉकडाउन में क्योंकि थोड़ा सा मौका मिला आ, वो शायद आपने पूरा किया हो या उसको देखिए आगे सर, किया हो? मेरी मेरी वैसे हॉबी एक्चुअली टीचिंग ही थी, है ना। ओ, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही है, सोचिए अगर किसी को अपनी हॉबी के पैसे मिलने लगें तो वाह। क्या बात है। तो मेरे साथ वही सबसे हुआ, मैंने ना टीचिंग हॉबी की तरह ही स्टार्ट की थी, और किस्मत से मेरी जॉब लग गई और मैं पढ़ाता हूँ। और मैंने सोचा कि इसको आगे ले जाऊँ। गेट मैंने काफ़ी टाइम क्वालिफाई किया था, तो मैंने गेट के वीडियोस भी डालना स्टार्ट किए। इस लॉकडाउन डाउन में मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे क्या करें, तो एक नई चीज़ स्टार्ट की। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे, जी, और उसमें मैक्सिमम 2 लाख स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। तो उसमें वाह, बहुत सारे थाउजेंड, करीब 3-4 हज़ार बच्चे डायरेक्टली जुड़ चुके हैं। उनको मैं क्या करता हूँ, डेली असाइनमेंट देता हूँ और डेली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। और उसके बाद एक टारगेट देता हूँ कि इस वीक का ये टारगेट है ना। और वो टारगेट में वो बच्चे पढ़ते हैं। लेट हमने 3-4 टॉपिक डिसाइड कर लिए कि इस सब्जेक्ट का ये टारगेट है आपका, आप तैयार कीजिए। तो वो 3-4 टॉपिक की तैयारी करते हैं, और उसके बाद वीकली वो हमें मेल करते हैं। सैटरडे या संडे को मैं लाइव जाता हूँ और उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूँ। तो इस लॉकडाउन में अगर देखा जाए तो मेरे लिए पॉजिटिव यही चीज़ हो पाई। मैं हमेशा से सोच रहा था कि मैं कैसे लोग उन बच्चों से कंटिन्यू जुड़ पाऊँ। अभी क्या हो रहा था, वन वे चल रहा था। मैं यूट्यूब ओके, पे वीडियो डालता था, बच्चे हाँ, देखते थे, काफ़ी कुछ बच्चे सक्सेस भी हो रहे थे, उनके मेल भी आए, उनके वीडियोस भी आए, फीडबैक आए कि अच्छा रहा, उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, कई अच्छी जगह चले गए। लेकिन मैं ऐसे टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ,
एग्जैक्ट टू वे तो नहीं, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि उनके इनपुट्स हमें मिलते हैं कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और वो मेल करते हैं और उनका रिप्लाई हम देते हैं और बाकायदा यूट्यूब पे लाइव जाके उनसे मिलते हैं वीकली। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमारी लाइफ में हुई है। अब बाकी तो ऐसा है, कॉलेज का जो चल रहा है, कुछ बच्चों का नुकसान तो हुआ है। देखो सर, ये पूरा सेमेस्टर उनका वेस्ट हो गया, वो पढ़ाई नहीं कर पाए। अब उनको प्रमोट हो सकता है, प्रमोट कर दिया जाए, या फिर हो सकता है उनके एग्ज़ाम हो। अगर एग्ज़ाम होते हैं तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना उनका सिलेबस छूट गया। कोशिश तो हम लोगों ने की है कि जी जैसे हमारे सब्जेक्ट के तो वीडियोस डले हुए थे तो हमने दे दिया, बाकी टीचर्स ने अलग से मेहनत करके और वीडियोस बनाए। लेकिन ये एक वन वे कम्युनिकेशन हो पाता है, पूरे तरीके से ऐसा नहीं है कि हम बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ पाएं। तो उतना ज़्यादा उनका नहीं हो पाया, तो उनका लॉस तो हुआ है सर उन बच्चों का। और एग्ज़ाम होता है तो वो रिफ्लेक्ट होगा रिजल्ट में। और प्रमोट हो जी जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनका कुछ ना कुछ तो छूट नुकसान जाएगा और हो। वो उन्हें दोबारा जी नहीं मिलेगा। तो ये नेगेटिव पहलू है सिक्के का, है ना। और जी पॉजिटिव पहलू तो देखिए सर, आप देख रहे हैं वातावरण में प्रदूषण बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पहलू है, हम अपनी फैमिली के साथ रह पा रहे हैं, पॉजिटिव पहलू है। नेगेटिव पहलू उन लोगों के लिए है जो लोग बेचारे रास्ते में फंसे हुए हैं, हाँ जिन लोगों का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की चीजें चल रही हैं सर, और हम सबको मिलके ही ये लड़ाई लड़ना है। तो कोशिश करेंगे सब कुछ अच्छा हो धीरे धीरे। हाँ सर। सर एक छोटी सी बात आपसे मैं डिस्कस करना चाहता था या पूछना चाहता था। जी आपने जैसा कहा कि हॉबी थी, हॉबी ही प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उस चीज के बिल्कुल पैसे बिल्कुल। मिले तो उससे बुरा कुछ, जी उससे सबसे अच्छा जिंदगी में लम्हा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज से कुछ साल पहले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी रहे होंगे। आज हम्म। आप उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर भी हैं। जी दोनों जिंदगियां आपने बहुत करीब से देखी हैं, उन्हें जी जिया था और आज भी जी रहे हैं। सर एक चीज जी अमूमन देखने को मिलती है कि जब एक जो टीचर बन जाता है व्यक्ति ना, तो उसको स्टूडेंट के अंदर एक कमी नजर आती है एंड ही यूज्ड टू से वन सेंटेंस ओनली कि हम हमारे जमाने में ऐसे नहीं थे, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं। तो बिल्कुल सर बिल्कुल इस चीज बिल्कुल। पर मैं आपका नजरिया जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने दोनों जिंदगियों को बहुत करीब से जिया है। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। ये सही होता है कि हमेशा हर आदमी अपने जमाने में परफेक्ट था, आज का जमाना खराब है? मुझे ऐसा लगता है, देखिए सर, जमाने के साथ हमें बदलना तो जरूरी रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई व्यक्ति परफेक्ट तो होता नहीं है। हम हर व्यक्ति में कमी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, मैंने क्या किया था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं हो सकती, टीचर ऐसे क्यों नहीं कर सकता। बहुत सारे और भी टीचर थे जो मेरी नज़रों में बहुत परफेक्ट थे, लेकिन कुछ में जी मुझे लगता था कि ये क्यों नहीं हो सकता। तो जब मैं टीचिंग के लिए क्लास में जाता हूँ ना, तो सबसे पहले अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ कि मैं अगर क्लास में बैठा होता तो मैं क्या हाँ। सोचता कि ये टीचर क्या ना करे और क्या करे। तो मैं हमेशा एक हम्म। स्टूडेंट बन के ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि 100% लोग सेटिस्फाई हो जाएं। बहुत सारे बिल्कुल। बच्चों की फिर भी कमियां रहती, उन्हें लगता है कि सर ने कुछ कम पढ़ाया या कुछ कमी रह गई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता है। इंसान इंसान है, कमी रह सकती है। आप क्वेश्चन पूछो, हो सकता है मैं अभी बता दूं, या हो सकता है कि अभी ना बता पाऊं तो थोड़े टाइम के बाद मैं रिप्लाई करूं। तो मतलब हम लोग ट्राई कर सकते हैं परफेक्ट होने की तरफ, लेकिन परफेक्ट तो सर कोई होता ही नहीं है। किसी ना किसी की नज़र में तो हम कम रहेंगे ही, थोड़ी बहुत कमियां तो बनी रहती हैं, बस उसे फीडबैक मिलता रहे तो सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये है। बिल्कुल सर। सर एक चीज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो आपके होंगे, आपको भविष्य में हमारे चैनल के द्वारा सुनेंगे, हम्म। जानेंगे, वो प्रोफेसर साहब सिंह यादव सर को जानते हैं, प्रोफेसर एस एस यादव सर को जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एक काफी जीनियस ब्रेन हैं अपने फील्ड के अंदर, हम्म। अपने कॉलेज के अंदर। सर हम्म। निजी तौर पर मिस्टर एस एस यादव की शख्सियत प्रोफेसर एस एस यादव से कितनी अलग? बिल्कुल अलग है सर, बिल्कुल अलग है। वो कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली जानती है। मतलब मैं जो प्रोफेशनल लाइफ में हूँ और घर के अंदर बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल डिफरेंट हूँ। वो बिल्कुल जो एक बच्चा था ना, वो स्टार्टिंग से वो आज भी है और वो हमेशा रहेगा, और वो कभी खत्म नहीं हो सकता। और वो कॉलेज लाइफ में सामने नहीं आ सकता, वो घर में ही है। और जो हमारे फ्रेंड सर्किल है उनके साथ में है, वो बिल्कुल अलग है, और वो तो रहेगा सर, है ना। जी तो सही कहा एक आपने कि एक बच्चा अपने अंदर है, वो हमेशा रहना चाहिए, तभी तो जिंदा रह सकता है इंसान अच्छे से। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दोनों शख्सियत के अपने अपने पहलू हैं। सर एक हाँ
आप क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाते हैं, लॉकडाउन के पहले क्लासेस ले रहे थे, स्टूडेंट से कम्युनिकेशन होता है जो कि हमारी परंपरागत पद्धति है कि कॉलेज जाना, क्लास के अंदर बोर्ड एंड चौक या मार्कर से पढ़ाना, स्टूडेंट से बातचीत करना, एक फिजिकल कांटेक्ट, वहां पर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कांटेक्ट करना। सडनली टेक्नोलॉजी के थ्रू वेबिनार्स स्टार्ट हो गए, सेमिनार स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। सर, क्या लगता है ये इफेक्टिव है या क्लासरूम जो मेथोडोलॉजी है वो ज्यादा इफेक्टिव है? तो क्लासरूम का जो फिजिकल क्लासरूम है उसका कोई रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता। ये अल्टरनेटिव्स हैं, है ना, कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसकी भरपाई कर रहे हैं हम। वो परफेक्ट तरीके से हम नहीं कर सकते। आप सोचिए, जैसे हम लोग अभी स्काइप पे बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 50 बच्चों को जोड़ लें तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उन 50 बच्चों को लाइव यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकें। अगर 4 बच्चे एक साथ क्वेश्चनिंग भी करने लगे तो हमारा टेक्निकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सिर्फ क्या है कि हम पहले बोलना पड़ता है कि आप लोग अपने माइक साइलेंट कर लीजिए, तो एक टाइप का वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। अब हमने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया, उसके बाद फिर कुछ बच्चों के दिमाग में बीच में क्वेश्चन आते थे जो क्लास में तुरंत पूछ लेते थे, वो तुरंत नहीं पूछ सकते क्योंकि हमने रोक के रखा है, क्योंकि एक साथ अगर 4 बोल दिए तो सब खत्म है। तो सर ये अल्टरनेटिव हैं, लेकिन क्लासरूम का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे अभी बीच में वो चला था, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन भी एक टाइप का अल्टरनेटिव ही है। जो बोर्ड पे पढ़ाने की पद्धति है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। प्रेजेंटेशन है सिर्फ इसलिए कि उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हमें मिल जाते हैं। टीचर के लिए थोड़ी सहूलियत, बच्चों के लिए ये कि हो सकता है कुछ 3D डायग्राम्स हों तो वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जो बोर्ड पे और फिजिकली हम क्लासरूम में जाके करते हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं है हमारे हिसाब से। तो ये ठीक है, अल्टरनेटिव है सर, भरपाई कर रहे हैं हम लोग। जी। सर, एक आपसे बातचीत करने के दौरान मेरे मन में एक बात आई जो बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है। अमूमन हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, सागर, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश का सेंट्रल हिस्सा है लगभग, एक एजुकेशन हब भी है अपने आप में। अमूमन पिछले कुछ सालों से एक बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, प्रोफेशन से मैं इंजीनियर नहीं हूं लेकिन एजुकेशन वाइज मैं भी इंजीनियर हूं, आप भी इंजीनियर हैं। हमने ये जुमला बहुत सुना है कि आजकल ऐसे इंजीनियर्स किलो के भाव बिकते हैं, आजकल इंजीनियरिंग करने से कुछ नहीं होता है, या कह सकते हैं ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अंदर वो स्पार्क नहीं दिखता है। तो आपसे जानना चाह रहा था कि आपके अनुभव क्या बोलते हैं कि जो इंजीनियर नाम की डिश है ना, जो पकवान है, उसके अंदर क्या ऐसी रेसिपी की कमी हो रही है सर? किस चीज का तड़का मारा जाए कि एक परफेक्ट इंजीनियर स्पार्क बन के निकल कर आए सर? हाँ देखिए, एक्चुअली वैसे तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ का अच्छे तरीके से दे पाऊँ आंसर, लेकिन फिर भी मैं अपने नॉलेज के हिसाब से कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे 2 चीज़ें लगती हैं। पहली चीज़ तो आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट आपकी फ़िक्स है। अब किसी भी फील्ड में अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो उनके अंदर कितना भी टैलेंट हो, रिक्वायरमेंट फिक्स है। तो ये होता क्या है कि हर 8-10 साल में ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग कभी इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों में फिर बेरोजगारी बढ़ने लगती है। फिर 8-10 साल में फिर क्या होता है कि जब उन्हें पता चलता है यहाँ पे जॉब नहीं है तो वो फिर बीएससी और वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहां पे भी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, वो जो रिक्वायरमेंट है वो हर जगह फिक्स है ना। तो जब तक वहां कम थे तो वहां अच्छा चल रहा था। अब जब ये पूरा का पूरा बल्क में सब लोग वहां पहुंच गए तो वही चीज वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी ये जो दौर चल रहा है, जो ये आपने बोला है, वो दौर यही चल रहा था कि इंजीनियरिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट आ रहे थे और रिक्वायरमेंट तो फिक्स है। तो एक तो चीज हो गई ये, और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं थोड़ा सा कि प्रैक्टिकल नॉलेज। और दूसरा, जैसे आप लोग देखते हैं मेडिकल की बात करें, अगर हम मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकल कॉलेज के साथ में कनेक्टेड रहता है आपका हॉस्पिटल। तो वो प्रैक्टिकल काम साथ में कर रहे हैं ना प्रॉपर, वो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि ठीक है हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, कई जगह उतना लेवल पे नहीं हो पाता है, लेकिन जो इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिकल करना होता है वो बहुत अलग है। और आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है और हमारा करिकुलम इतने जल्दी हम चाहें भी तो रिवाइज नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लें। हम चाहें कि हम बिल्कुल डे टू डे करिकुलम रिवाइज करें तो रात में सोएंगे और सुबह टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो हम आज भी वही सीआरओ पढ़ रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी कुछ और ही है ना सर। तो हम लोग प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, तो बच्चे जो प्रैक्टिकल यहाँ सीख रहे हैं वो इंडस्ट्री में नहीं है। तो इंडस्ट्री में अभी एक बार मैं गया था आईआईएम में, वहाँ पे मुझे बताया गया था कि करीब 80% से लेके 90% बच्चे ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है इंजीनियरिंग में। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल नहीं करते। और वो क्यों नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि अपना एजुकेशन सिस्टम बेकार हो चुका है, बेकार नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग उसके साथ कॉप अप ही नहीं कर पा रहे। इतनी स्पीड में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है चेंजेस होते हैं ना।
तो उसका अल्टरनेटिव सिर्फ यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग इंडस्ट्री से जुड़ें। अब बात आती है क्या देश का हर कॉलेज इंडस्ट्री से जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है। नहीं। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अपना सागर है, सागर के आसपास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो वर्चुअल लेबोरेटरी में बच्चों को दिखाएंगे या अपनी लैब में कोशिश करेंगे वो कराने की। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में वहां पहुंच के करते हैं वो अलग चीज होती है इंडस्ट्री में, और वर्चुअली करना थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये थोड़ा, ये दो प्रॉब्लम हो रही हैं सर, इसलिए हमें ऐसा लगता है। और बाकी हम बोलते हैं कि सक्सेस तो मिलती है, मेहनत करते जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता सक्सेस ना मिले, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लग रहा है, वो प्रॉब्लम है अपने, मतलब अपने यहाँ क्या, हर जगह है प्रॉब्लम, ऐसा हर नहीं है जगह कि प्रॉब्लम। सिर्फ अपने यहाँ है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो मेहनत करते रहना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर यादव आपने कि कहीं न कहीं सक्सेस मेहनत करने से ही मिलेगी। थोड़ा समय लगता है लेकिन ज़रूर मिलेगी। सर थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में अपना अनुभव साझा करने के लिए। हाँ, निश्चित तौर पे अच्छा आपके धन्यवाद सर। स्टूडेंट्स। लेकिन मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल। वैसे सभी के नाम आते हैं कि इस टाइम पे हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी पुलिसकर्मी, सभी लोग ये कोरोना वॉरियर्स हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथ में पैरेलल में एक दो लोग और छूट जाते हैं जिन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि रेलवे कर्मचारी, जो कि अभी कंटिन्यू लगे हुए हैं, आप ही हैं उसमें, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक साथ ही यू। साथ बैंक कर्मचारी जिनका कहीं पे नाम नहीं आता है हाँ, लेकिन चल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, तो जो लोग भी लगे हुए हैं हम उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों के नाम कई बार नहीं आ पाते हैं। लेकिन आप लोग भी बिल्कुल वॉरियर्स हैं। और वैसे तो मैं हर एक व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूं जो घर पे रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। लेकिन एक बात और बोलूंगा सर, कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर बनाइए, लेकिन इमोशन लेस ना बनिए। तो क्या जो बात कोरोना के जो बीमार व्यक्ति हैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति जताइए, और उनको ऐसा नहीं, दूरी बना के रखना है फिजिकल, लेकिन उनको दिल हाँ, से नहीं निकाल देना है जी, ना। और बहुत बहुत बिल्कुल सही। धन्यवाद सर आपका। मैं उम्मीद करता हूँ आपका चैनल बहुत तरक्की करे, आप लोग हमेशा अच्छे काम करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे प्रोफेसर यादव हमारे साथ लॉकडाउन थैंक स्टोरी सेगमेंट में। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।